चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में हमने फेज़ 2 में सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के हमारे 2 सेक्शन, एक फ़ेज़ 1 और दूसरा फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 2 के हमने 3 लेक्चर कवर किए और आज हम इस ऑल इन ऑल सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का आखिरी लेक्चर करेंगे। हमने लेक्चर 3 पार्ट 3 में आपको ये समझाया था कि हम एक ब्यूटिफिकेशन पे लेक्चर रखेंगे, जिसमें एक ओवरऑल राउंड अप होगा, आपकी बहुत सी चीज़ों की कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी। आज हम उसी पर बात करेंगे, कड़ियाँ से कड़ियाँ जोड़ेंगे, बहुत सी चीज़ें आपको समझाएंगे। डेट्स नहीं होंगी, नेम्स नहीं होंगे, क्योंकि वो हम अपने रिस्पेक्टिव लेक्चर्स में कर चुके हैं, जो कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से जुड़े थे। डेट्स भी हो गई, पर्सनैलिटीज़ के नेम भी हो गए, मूवमेंट्स के नेम भी हो गए, उनकी ब्रांचेस भी हो गई। आज एक ओवरऑल कंसेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स आपको पता है, जिसे हम शुरुआत में बंगाल रेनेसेंस के तौर पर या इंडियन रेनेसेंस के तौर पर भी जानते हैं। असल में ये क्या है पूरी तरह से, इसे समझते हैं। देखिए, ब्रिटिशर्स जब भारत आए तो शुरुआत में उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि इंडिया की जो सोसाइटी है, जो सोशल एरेना है, उसमें हमें इंटरवीन नहीं करना। नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी स्टार्टिंग में उन्होंने यूज़ की। क्या रीज़न था कि उन्होंने नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी स्टार्टिंग में यूज़ की? स्टार्टिंग का मतलब महत्व यहाँ पर यह है कि जब उनको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद 1765 के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल चुकी है, उसके बाद अब उनके पास एक कंट्रोल है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का। धीरे धीरे वो कंट्रोल अदर एरियाज़ में भी बढ़ते जा रहा है। तो हम इस दौर की बात करेंगे, यानी कि हम बात कर रहे हैं 1765 ऑनवर्ड, ये 18th सेंचुरी है। फिर हम एंटर कर जाएंगे 19th सेंचुरी में, राजा राम मोहन रॉय के समय से आगे। तो ऐसे में नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी यूज़ करने का उद्देश्य यही था कि हम किसी तरह के सामाजिक गतिविधियों में इंटरवीन नहीं करेंगे, कि उनका मानना था कि जो एक ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी है, उसको किसी भी लेवल पर अभी इंस्टिगेट या एजिटेट नहीं करना, क्योंकि हम एक एलियन हैं। एलियन का मतलब वो एलियन नहीं जो हम सोचते हैं। एलियन का मतलब कि इस लैंड पे हम एलियन हैं, हम इनके कस्टम, कल्चर, मैनर से बिल्कुल भी जानकार नहीं हैं। हम ब्रिटेन से आए हैं, टोटली अनएक्वेंटेड हैं ये हमसे, हम इनसे। इस कॉन्टेक्स्ट में वो खुद को एलियन मान रहे हैं। ऐसे में अगर हम इन पे बेटर कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें इस बात को सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि हम एक ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर यहाँ आए हैं और हमारा उद्देश्य है यहाँ से मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट डिराइव करना। उसके लिए जो राजनीतिक संबंध हमें यहाँ बनाने पड़े और जिस तरह का भी इनका पॉलिटिकल कंट्रोल हमें अपने हाथ में लेना पड़े, वो हम लेंगे। बेसिस रहेगा इकोनॉमिक बेनिफिट डिराइव करना, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। कॉलोनियल इंटरेस्ट को सर्व करना है। कौन से? ब्रिटिश कॉलोनियल इंटरेस्ट को। समाज में हस्तक्षेप इस दौर में नहीं करना है, वरना समाज जो एक पुरानी सभ्यता से परिभाषित है, एक ओल्ड सिविलाइजेशन से ही डिफाइन हो रहा है, जिसके कोर में रिलीजन है, जिससे जन्म लेती एक सांस्कृतिक समाज है, एक ट्रेडिशनल सोसाइटी है बहुत स्ट्रॉन्ग, वो किसी भी लेवल पर अगर अपने कल्चर, कस्टम, मैनर पे अटैक होता देखती है तो कहीं इस आधार पर भिन्न भिन्न वर्गों में बटा ये समाज एकजुट ना हो जाए, इनमें यूनिटी ना आ जाए कहीं, और कहीं ये हमारे विरुद्ध ना खड़े हो जाएं। अगर ऐसा होता है तो हम अभी बहुत ही इन्फेंट स्टेजेस में हैं इस कंट्री में। तो ब्रिटिशर्स का मानना था कि हम अभी इंडिया में बहुत ही इन्फेंट स्टेजेस में हैं, उतने सशक्त नहीं हुए, उतने एम्पावर्ड नहीं हैं, सेना की भी अभी कमी है, साथ और समर्थन भी नहीं है भारतीयों का उस स्तर पर, और रिसोर्सेज भी कमज़ोर हैं। ऐसे में एक बड़े भारतीय समाज की खिलाफत नहीं ले सकते। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। तो सोसाइटी में इंटरवीन नहीं किया।
लेकिन समय बढ़ने के साथ ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता था कि हमें यहाँ पर अपनी हेगेमनी इस्टेब्लिश करनी होगी, और वो तब हो सकती है जब ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस ऑफ रूल यहाँ पर इस्टेब्लिश किए जाएं। तो वो बॉडीज़, वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो इंस्टीट्यूशंस इंडिया में इस्टेब्लिश किए जाएं। कहने का मतलब है कि ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में इस्टेब्लिश किया जाए। तो ये उनका मेन उद्देश्य हुआ एक समय, कह रहा हूँ। जब ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात आती है, उस पर बेस्ड इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करने की बात आती है, यानी कि एक ब्रिटिश स्टाइल की गवर्नेंस की बात आती है, तब उन्होंने ये कहा कि ये देखना ज़रूरी है कि हम गवर्न कैसे करने जा रहे हैं। तो सब्जेक्ट यानी कि प्रजा। तो एक सेक्शन ब्रिटिशर्स का स्टार्टिंग में वो था, जैसे कि वारन हेस्टिंग, वो था जो ये मानते थे कि हमें हमारे जो सब्जेक्ट हैं, यानी कि हमारी जो प्रजा है, उन्हीं के कस्टम कल्चर मैनर के अकॉर्डिंग, उन्हीं के रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, उन्हीं के ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग उन्हें गवर्न करना चाहिए। इसका एक आधार तो प्रैग्मेटिज्म था, पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म, यानी कि जो चीज़ें जिस तरह से एग्जिस्ट कर रही हैं उन्हें कंटिन्यू करने दिया जाए, उनमें थोड़े बहुत फेरबदल करके, रिफॉर्म करके, छेड़छाड़ ना की जाए। और दूसरा एक सम्मान भी था। वॉरेन हेस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो एक सम्मान भी था इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन को लेकर के। यही कारण है कि इसी के फलस्वरूप आप इस समय में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन भी देखते हैं, मैंने इसके बारे में पढ़ाया। आप इसी समय में कलकत्ता मदरसा की स्थापना देखते हैं, बनारस संस्कृत स्कूल की स्थापना देखते हैं। ये इसी की देन है कि आप भारतीय सभ्यता को, संस्कृति को समझना चाहते हैं। आप समझना चाहते हैं कि किस तरह से मुस्लिम ज्यूरिस्प्रूडेंस एग्जिस्ट करता है, मुस्लिम लॉ एग्जिस्ट करता है, किस तरह से हिंदू लॉ एग्जिस्ट करता है। उसके लिए आप शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं। उसके लिए आप पर्शियन, अरबिक और संस्कृत भाषा सीख रहे हैं, और उनके माध्यम से जो भी स्मृतियां हैं भारत में, जो भी मुस्लिम ज्यूरिस्प्रूडेंस एग्जिस्ट करते हैं, स्कूल ऑफ थॉट, उनको आप स्टडी कर रहे हैं। एक है प्रैग्मेटिज्म का एस्पेक्ट कि जो एग्जिस्टिंग करता है उसे कंटिन्यू करने दिया जाए। एक रिस्पेक्ट की भावना भी है और एक फिजिबिलिटी भी है कि लोग जिससे फेमिलियर हैं, जिस कंसेप्ट से फेमिलियर हैं, हमें उनको उसी कंसेप्ट के तहत ही रेगुलेट करना चाहिए। तो एक ये ओरिएंटलिज्म हुआ, ये सेक्शन ओरिएंटलिस्ट कहलाया। ये सेक्शन इस भारतीय समाज को एंग्लिसाइज होने नहीं देना चाहता था, यानी कि बरतानिया रंग रूप में बदलने नहीं देना चाहता था। तो मैंने आपको ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट की डिबेट भी अच्छे से कराई है। तो एक ओरिएंटलिज्म, ओरिएंटलिस्ट यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। कारण मैंने बताए, उनके क्या तर्क थे इसके पीछे कि हमें इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन स्कूल्स, इंडियन कस्टम कल्चर मैनर को ही अंडरस्टैंड करके हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं इन्हें रेगुलेट करना चाहिए, गवर्नेंस देनी चाहिए, एक सिस्टम, एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश इसी के अकॉर्डिंग करना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन ये ओरिएंटलिस्ट ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे एंग्लिसिस्ट सेक्शन को, जो ऑक्सीडेंटल थॉट्स इंडिया में प्रिवेल कराना चाहता है। तो ये ओरिएंटलिस्ट ज़्यादा समय तक एंग्लिसाइजेशन प्रोसेस को रोक नहीं पाएंगे। 1790s और 1800 के दौरान खुद ब्रिटेन में बहुत से आइडियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं और कुछ थॉट्स बड़े स्ट्रॉन्ग होकर के ज़मीन पर आ रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है यूटिलिटेरियनिज़म और यूटिलिटेरियंस का ये मानना है कि हमें अथॉरिटेटिव वे में रिफॉर्म्स लाने चाहिए। गवर्नमेंट को स्ट्रांगली अथॉरिटी को अपनी तरफ से रिफॉर्म्स लाने चाहिए और सोसाइटी को रिफॉर्म कर देना चाहिए। तो ये अथॉरिटेटिव रिफॉर्मिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं द यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट। इसी तरह से इवेंजेलिकलिज्म है। इनका मानना ये है कि गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करनी चाहिए ताकि जो इंडियंस हैं वो लिबरेट हो जाएं। तो ये
इवेंजेलिकलिज्म का मानना ये है कि भाई जो हमारा एक सिस्टम है कि हमें सिविलाइजिंग द नेटिव करना है, हमें उस कंसेप्ट को फॉलो करना चाहिए। हमें लोगों को लिबरेट करना है सुपरस्टिशन से, सोशल इविल से, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी से, आइडोलेट्री से, मूर्ति पूजा से, पॉलीथिज्म से, इस तरह की सभी चीज़ों से हमें मुक्त करना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट को पॉसिबल इंटरवेंशंस करनी चाहिए। तो ये इंटरवेंशंस की सपोर्ट में है। फ्री ट्रेड ग्रुप्स का भी इस ज़माने में जन्म हो रहा था, जन्म हो रहा था। तो ये जो फ्री ट्रेड ग्रुप्स हैं, इनका मानना ये था कि इंडियन सोसाइटी जो बहुत ही क्लोज्ड सोसाइटी है, जो भीतर की ओर जाती है, बाहर की ओर नहीं देखती है, दूसरी दुनिया से जुड़ना नहीं चाहती, जो सुपरस्टिशंस में घुसी हुई है, जो धर्म की आड़ में समाज को कुछ लोगों ने अपने कंट्रोल में कर रखा है, ऐसे समाज को खोल देना चाहिए। इन लोगों को विश्व भर के साथ संपर्क में लाना चाहिए, और वो तब होगा जब लिबरल थॉट्स इनमें प्रिवेल करेंगे, इनके ऑर्थोडॉक्स थॉट्स को शैटर किया जाएगा। तो ये भी चाहते हैं कि एंग्लिसाइज किया जाए भारत को, क्योंकि इन्हें भारत के रूप में एक बाज़ार नज़र आता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो कुल मिलाकर के एक डिबेट ऑलवेज चलती रही। एक तरफ ओरिएंटलिस्ट ऑलवेज थे, जिनका पर्पस भी ब्रिटिश कंट्रोल ही इंडिया में बनाए रखना था, लेकिन वो डरते थे कि कहीं लोगों में, मासेस में एक सेंस ऑफ एजिटेशन ना आ जाए, वो इंस्टिगेट ना हो जाए, और ब्रिटिश रूल को कोई थ्रेट ना हो, क्योंकि वो इन्फेंसी में है, अभी इन्फेंट स्टेजेस में है। दूसरी तरफ उनका ये मानना था कि एडमिनिस्ट्रेटिवली भी ये फिजिबल है कि आप इतनी बड़ी कंट्री को रूल कर रहे हैं, और वो अपने आप में एक पुरानी सिविलाइजेशन है, सोसाइटी ट्रेडिशनल है, एक अच्छा खासा सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है कंट्री में। तो ऑल इन ऑल एक न्यू सिस्टम देने से बेटर है कि आप उसके एग्जिस्टिंग सिस्टम को अंडरस्टैंड करें। लोग उनसे, उस सिस्टम से ज़्यादा फेमिलियर हैं, लोग ज़्यादा अबाइड हैं उन लॉज़ को लेकर के, चाहे वो मुस्लिम लॉज़ हैं, चाहे हिंदू लॉज़ हैं। और अगला उनका कंसेप्ट ये था कि रिच हेरिटेज है, रिच कल्चर है कंट्री का, उसे अंडरस्टैंड करना चाहिए। उनका एक झुकाव भी था इसके प्रति कि ये सिविलाइजिंग द नेटिव के कंसेप्ट में ऐसा नहीं है कि दे आर कम्प्लीटली अनसिविलाइज्ड। द कंसेप्ट इज़ कि दे आर नॉट फॉरवर्ड लुकिंग पीपल, इन्हें फॉरवर्ड लुकिंग बनाना, और हम उसके लिए इनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो वो बड़े स्तर पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्रूटमेंट्स नहीं करके खर्चा नहीं करना चाहते थे, लोगों की खिलाफत नहीं झेलना चाहते थे। शुरुआती दौर में वो ये चाहते थे कि इंस्टीट्यूशंस जल्दी से जल्दी इस्टेब्लिश हो जाएं भारत में, समय ज़्यादा ना लगे, ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स ना करनी पड़े, और भारतीय मासेस को अपने साथ जोड़ा जाए, भारत के कुछ इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स अपने साथ जोड़े जाएं, ताकि वो ब्रिटिशर्स के पैर जमाने में ब्रिटिशर्स की मदद करें। और वो तब हो सकता है अगर हम ट्रेडिशनल सोसाइटी को रिकॉग्नाइज़ करेंगे। लेकिन इसके उलट जो एंग्लिसिस्ट हैं, उनका मानना था कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है, ये ब्रिटिश एथिक्स, ब्रिटिश वैल्यू सिस्टम, ब्रिटिश मॉरल्स, ब्रिटिश प्रिंसिपल्स और ब्रिटिश सिविलाइजेशन को सर्व नहीं करेगी। और अगर किसी भी तरह से ब्रिटेन की हेगेमनी इस्टेब्लिश करनी है इंडिया में, तो ब्रिटिश मॉरल्स, ब्रिटिश कल्चर, ब्रिटिश प्रिंसिपल्स, एथिक्स, वैल्यू इंडिया में इंस्टॉल करने होंगे। तो आप इस सेंस में एक हेगेमनिक स्टेटस अचीव करेंगे। आपको पुलिस का, आपको आर्मी का, आपको फोर्स का ज़्यादा यूज़ नहीं लेना पड़ेगा। लोगों में आपकी एक स्वीकृति इसी तरह से स्थापित हो जाएगी कि आप सुपीरियर काउंट होने लग जाएंगे, क्योंकि आप उनके सामने एक एथिक्स, एक वैल्यू बेस्ड सोसाइटी, मॉरल्स पर खड़ी सोसाइटी, एक बहुत ही सुपीरियर सिविलाइजेशन, एडवांस्ड, डेवलप्ड और लिबरल सोसाइटी के तौर पर प्रोजेक्ट होंगे। इसके लिए उन्हें भारतीयों को ब्रिटेन के इन नए कंसेप्ट से अवगत कराना होगा, ताकि वर्चस्व स्थापित हो ब्रिटेन का इस सेंस में भी, और लोग स्वतः ही ब्रिटेन को स्वीकार करें, ब्रिटेन के लोगों को स्वीकार कर लें, उनके शासन को भारत में स्वीकार कर लें, बल का, सेना का प्रयोग अधिक ना करना पड़े।
लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसका प्रमाण यही है कि सदा ही भारत में, सदा ही आज़ादी तक भारत में ब्रिटिशर्स को पुलिस और आर्मी फोर्स का यूज़ बहुत ज़बरदस्त करना पड़ा। इसका यह प्रमाण है, यह इस बात का प्रमाण है कि ब्रिटिशर्स फेल हुए अपनी सिविलाइजेशनल हेगेमनी इंडिया में इस्टेब्लिश करने में। यदि ये हो जाता तो उन्हें भारतीयों को दबाने के लिए सेना का बल का प्रयोग ना करना पड़ता, लेकिन वह उन्हें करना पड़ा लंबे समय तक, भारत की आज़ादी तक। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अब ये डिबेट है। अब इस डिबेट में एक महत्वपूर्ण चीज़ निकल करके आती है कि यदि रिफॉर्म्स को मान भी लिया जाए कि इन 3 स्कूल्स की हम बात माने कि रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, अब उस रिफॉर्म की अगर बात माने तो रिफॉर्म्स नहीं लाए जा सकते थे भारत में जब तक भारतीयों का कोई वर्ग इन्हें समर्थन ना दे, तब तक रिफॉर्म्स नहीं लाए जा सकते थे। उसके लिए अब इन्हें भारत से ही यह मांग पैदा करवानी है कि भाई हमें रिफॉर्म्स दीजिए, हमें एक लेवल पर मॉडर्नाइजेशन की और लिबरल सिस्टम की ओर लेकर के जाइए। ऐसी मांग भारत से पैदा होनी अनिवार्य है, चाहे भारत का कोई एक छोटा वर्ग ही यह बात कर दे, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल यह बात करे, तो अभी हम आगे बढ़ करके आए। अदरवाइज़ ये एक डायरेक्टली टॉप टू बॉटम सिस्टम होगा जिसमें ऐसा लगेगा कि हम बहुत ही अथॉरिटेटिवली एब्सोल्यूटिस्ट टेंडेंसी के साथ कोई भी लॉ, कोई भी रिफॉर्म इंड्यूस कर रहे हैं जिसे समाज स्वीकार नहीं करेगा, समाज खिलाफत कर सकता है और हमें नुकसान हो सकता है। लेकिन यह वर्ग कैसे पैदा किया जाए, ये प्रश्न था बहुत बड़ा। इसका जवाब इस बात में आया कि भारत में एक शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। जब इस बात पर डिबेट शुरू हुई कि भारत में एक शिक्षा पर प्रचार प्रसार होना चाहिए, तब यहाँ से कहानी शुरू होती है। वह पहला एरिया जिस एरिया में ब्रिटिशर्स ने इंटरवेंशंस की है, वह पहला एरिया जिसने ब्रिटिशर्स को वो वर्ग दिया, वो सेक्शन दिया, जिस वर्ग या जिस सेक्शन को ब्रिटिशर्स मोटिवेट कर सकते थे कि आप हमसे यह मांग लें, ये चीज़ें हमें प्रपोज करें और फिर हम उन रिफॉर्म्स को लेकर के आएंगे। और वो क्षेत्र जिसमें शुरुआती तौर पर ब्रिटिशर्स एंट्री कर जाते हैं, तो मैंने आपको बताया एजुकेशन। एजुकेशन के अपने कई कारण थे, हमने इसे समझा। लंबे समय से मिशनरीज भारत आना चाहते थे और यूरोपियन एजुकेशन यहाँ पर स्थापित करना चाहते थे, लेकिन मैंने बताया शुरुआती तौर में जो ओरिएंटलिस्ट थे वो इन्हें आने नहीं देते थे। ख़ास तौर पर वॉरेन हेस्टिंग की ही अगर हम बात करें, कारण यही था, वो ऐसा मानते थे कि जब मिशनरीज़ भारत आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद वो जब वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट्स यहाँ इस्टेब्लिश करेंगे, वेस्टर्न टीचिंग सिस्टम, वेस्टर्न कस्टम कल्चर मैनर के बारे में लोगों को बताएंगे, समझाएंगे, और जब वो लोगों का धर्म परिवर्तन करना शुरू करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि भारतीय समाज इस चीज़ को लेकर के एजिटेट हो जाए और फिर हमें खिलाफत झेलनी पड़ सकती है। तो ये ठीक नहीं है। लेकिन मिशनरीज़ लंबे समय तक प्रयास कर रहे थे कि हमें भारत जाना है और भारतीयों का धर्म परिवर्तन करना है, क्योंकि उनका मानना ये था, और ब्रिटेन स्टेट का भी ये मानना था कि भाई जब धर्म परिवर्तन लोगों का बड़े स्तर पर होता है और जब लोग आपकी संस्कृति सभ्यता के विषय में जानकारी रखते हैं, जब लोग आपके बेटर सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर के बारे में जानते हैं, तो नेचुरली एक फ्रंट पे तो आप युद्ध जीत ही चुके होते हैं, क्योंकि वो लोग अपनी सोच से आपके अधीन आ चुके होते हैं। वह अपनी सभ्यता को, अपनी समाज को आपसे और आपके मुकाबले बहुत ही पिछड़ा हुआ मानना शुरू कर चुके होते हैं। ऐसे समाज को किसी भी तरह से राजनीतिक तौर पर अधीन करना बहुत ही आसान हो जाता है, और इस समाज को अधीन बनाने के लिए उन मिशनरीज़ को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की आवश्यकता सदा ही रहती थी उन स्टेट्स को जो स्टेट्स कॉलोनियल एग्जीक्यूशंस करते थे, जैसे कि ब्रिटेन भी था, ताकि आप उन लोगों में जाएं, उनके जातिवाद, उनके धर्म के आधार पर भेद, उनके समाज की कमज़ोरियाँ, उनका पिछड़ापन उन्हें दिखाएं और बताएं कि यह आपके धर्म, आपकी संस्कृति, आपके समाज की वजह से है। लेकिन यदि आप हमारे समाज, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति को समझें तो उसमें इस तरह की कुरीतियाँ या भेद नहीं हैं और आपको इस ओर आना चाहिए, तो लोग फिर उसकी ओर आकर्षित होंगे। और जिस समाज का आधार ही कमज़ोर पड़ गया,
जिस आधार पर वो समाज खड़ा था, तो फिर ऐसे समाज को अधीन करना, अपने वश में करना आसान हो जाता है, ऐसा मानना हुआ करता था। तो मिशनरीज़ लंबे समय से प्रयास कर रहे थे भारत आने के, लेकिन मुद्दा ये था कि शुरुआती तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भारत में गवर्नर्स थे वो बहुत ही कॉशियस थे इस चीज़ को लेकर के, तो अलाउ नहीं किया। लेकिन जब समय बढ़ा, मैंने बताया 1790s ऑनवर्ड 1800 आया और 1813 के चार्टर एक्ट के तहत तो मिशनरीज़ को फिर भारत आना अलाउ भी कर दिया। ये दौर में यूटिलिटेरियन, इवेंजेलिकलिज्म एंड फ्री ट्रेड ये काफ़ी मजबूत हो चुके थे। मिशनरीज़ भारत आना शुरू हो चुके थे और मिशनरीज़ के भारत आने से इस बार हम ये बात नहीं करेंगे कि पहला स्कूल कहाँ खोला इन्होंने, ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में आई या डेन ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में आई, ये सब हम पहले लेक्चर्स में करा चुके हैं। आज हम सिर्फ कंसेप्चुअल बातें कर रहे हैं। तो मिशनरीज़ भारत आए और उन्होंने आकर के ईस्ट इंडिया यानी कि बंगाल के क्षेत्र में और बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के क्षेत्र में शुरुआत की, स्कूल्स खोलने शुरू किए, इंग्लिश एजुकेशन के सिस्टम का प्रचार प्रसार किया, बाइबल की प्रतियां लिखी और छापी, तो प्रिंटिंग प्रेसेस वहाँ पर लगाईं और इसके माध्यम से लिटरेचर का डेवलपमेंट करना उन्होंने उन स्कूल्स के माध्यम से शुरू कर दिया। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये मिशनरीज़ हैं जिनके माध्यम से सबसे शुरुआती तौर पर एजुकेशन के प्रयास यहाँ पर भारत में किए गए कि भारतीयों को एजुकेट किया जाए ब्रिटिशर्स के एंड पे। और उस एजुकेशन का उद्देश्य उनका ये था कि किस तरह से लोगों को जागरूक करें हम अपने धर्म के प्रति और फिर उनका धर्म परिवर्तन हो जाने की प्रोसेलिटाइजेशन किया जाए। तो एजुकेशन के क्षेत्र में मिशनरीज़ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और उनका उद्देश्य भी मैंने आपको समझा दिया, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी तरफ एजुकेशन के क्षेत्र में यूरोपियंस का एक अपना उद्देश्य यह भी था कि किस तरह से भारतीयों के किसी भी एक वर्ग को हम इतना तैयार कर दें अपनी शिक्षा तंत्र के तहत कि वह वर्ग हमारी प्रभुत्वता को समझे या समझे कि यूरोप कितना एडवांस कर चुका है, कितना इंटेलेक्चुअल है, कितना सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स के मामले में कितना अग्रणी है, ताकि वह कभी भी हमारे शासन की खिलाफत भारत में ना करे। एक ऐसा वर्ग हम खड़ा करें जो हमारी सहायता करे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से देखें तो वो भारत में नए क्षेत्रों को जीतती चली जा रही थी, वहाँ पर अपना कंट्रोल बढ़ाती चली जा रही थी। ऐसे में नए एरियाज़ में एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट के तौर उन्हें यहाँ के लोकल्स चाहिए थे फॉर द पर्पज़ ऑफ जॉब, फॉर द पर्पज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि वो अपना खर्चा कम कर सकें, यूरोपियंस को रिक्रूट ना करना पड़े क्योंकि वह महंगे खर्चे पर रिक्रूट होते थे, सैलरीज काफ़ी हाई होती थी। यदि इंडियंस को सबऑर्डिनेट पोजीशंस पर रिक्रूट किया जाएगा तो उन्हें अधिक पैसा नहीं देना पड़ता था और उतना का पढ़ा लिखा करके उन्हें तैयार कर दिया जाए कि वो सबऑर्डिनेट पोजीशंस को सर्व कर सके, क्योंकि सबऑर्डिनेट पोजीशंस पर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा थे। क्योंकि इंडिया का साइज़ बड़ा है, उतना ही बड़ा साइज़ एडमिनिस्ट्रेशन का भी था और ऐसे में इंडियंस को वहाँ पर यूटिलाइज़ करना बहुत बेटर था। तो ब्रिटिशर्स का अपना एक इंटरेस्ट था, उन्होंने भी इंग्लिश एजुकेशन के सिस्टम में पैर आगे बढ़ाया, यानी कि भारतीयों को एजुकेट किया जाए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह से यदि हम यूरोपियन ट्रेडर, यूरोपियन इंडस्ट्रियलिस्ट, मर्चेंट क्लास की बात करें तो वह भी ये चाहता था कि भारत में लोग पढ़ लिख जाएं, शिक्षित हो जाएं, ताकि वह बेहतर वे में टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस डेवलप करें और यूरोपियन गुड्स, यूरोपियन प्रोडक्ट्स को लेकर के उनकी एक प्रेफरेंस डेवलप हो, उनकी एक चॉइस डेवलप हो और यूरोपियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड आर्टिकल्स भारतीय लोगों की पसंद बन जाएँ, मासेस में फैल जाएँ। सबके अपने अपने उद्देश्य थे। अब इस उद्देश्य के तहत शिक्षा भारत में आनी शुरू हुई और मुद्दा ये यहाँ पर ये आ जाता है कि जब शिक्षा आई 1813 का एक्ट इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए एक फ़िक्स फंड रखा गया जिसके तहत ये कहा गया कि भाई लिटरेरी डेवलपमेंट्स इंडिया में करनी है और साइंटिफिक डेवलपमेंट करनी है, लिटरेचर का विकास किया जाए, वो टीचर प्रिपेयर किए जाएं जो इस लिटरेचर का विकास करें और साइंस का विकास करें। लेकिन इसमें कभी भी ये क्लैरिटी नहीं की गई कि किस लिटरेचर का विकास करना है और किस साइंस का विकास करना है। लिटरेचर ओरिएंटल होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए, या लिटरेचर ऑक्सीडेंटल एंग्लिसिस्ट यानी कि वेस्टर्न होना चाहिए। टीचर इंडियन प्रिपेयर करने हैं या हमें मिशनरी सिस्टम को प्रमोट करना है। और ये कभी क्लियर नहीं हुआ कि इंडियन साइंसेस को हमें प्रेफरेंसेस देनी है या मॉडर्न वेस्टर्न साइंसेस को प्रेफरेंसेस देनी है जो रेनेसेंस के बाद जन्म ले गई हैं। इस डायलेमा के तहत अभी तक भी एडमिनिस्ट्रेशन पे भारत में जो गवर्नर्स थे और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे कि दौर लॉर्ड हेस्टिंग का है, ऐसे दौर में भी अभी भी आपको नज़र आएगा कि एक लेवल पर ओरिएंटलिस्ट कंट्रोल है एडमिनिस्ट्रेशन में। और शुरुआती तौर में आपको ये दिखेगा कि ये जो फंड 1813 के एक्ट के तहत एलोकेट किए गए थे, इसके तहत इंडियन लिटरेचर, इंडियन कल्चर,
इंडियन साइंसेस को प्रेफरेंसेस दी जा रही थी। आपको पता होना चाहिए कि 1815 से 20 के अराउंड कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज स्थापित करने की बात हो रही थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, और राजा राम मोहन राय इसकी खिलाफत कर रहे थे, क्योंकि उनका उद्देश्य ये था कि यहाँ पर मॉडर्न साइंस से रिलेटेड स्कूल्स ओपन होने चाहिए, फंड मॉडर्न साइंसेज और वेस्टर्न एजुकेशन को जाना चाहिए, जिससे इंडियन सोसाइटी मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ सके और उन डेवलपमेंट्स को प्राप्त हो जिन डेवलपमेंट्स को वेस्टर्न वर्ल्ड प्राप्त हो रहा है। वो ये मानते थे कि वेस्टर्न वर्ल्ड यानी कि भारत में स्थापित उस समय की ब्रिटिश सरकारें जानबूझ करके भारत को उन सांस्कृतिक शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहती हैं, विज्ञान के क्षेत्र से पीछे रखना चाहती हैं, ताकि वह भारत पे शासन कर सकें और भारत एनलाइटनमेंट की ओर ना बढ़े। इसलिए वो उन संस्कृत स्कूल्स और इस तरह के ट्रेडिशनल सोसाइटी के प्रेशर में प्रपोज किए गए प्रपोजल्स के खिलाफ रहते थे। तो इस समय तक भी ब्रिटिशर्स पर ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ का एक इन्फ्लुएंस था। ऑर्थोडॉक्स सेक्शन काफ़ी प्रोमिनेंटली इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर रहा था ब्रिटिशर्स पर, और उसी के तहत ब्रिटिशर्स के द्वारा ये जो 1813 के कानून के तहत फंड प्रपोज हुआ था वो चैनलाइज किया जाता था। राजा राम मोहन राय इसकी खिलाफत करते थे। तो मुद्दा ये है कि अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन ओरिएंटल लीनिंग लीडर्स के कंट्रोल में है, और उसका सीधा सीधा परिणाम नज़र भी आता है कि फ़ंड उस क्षेत्र में यूज़ हो रहे हैं। लेकिन मुद्दा अब यहाँ पर यह आ जाता है कि सबसे बड़ी डिबेट जो यहाँ पर शुरू हुई वो इस बात को लेकर के हुई थी कि लोगों तक जो ज्ञान पहुँचाना है, लोगों को जो जागरूक करना है, शिक्षित करना है, उसके लिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रखा जाए। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पर ऑलवेज एक डिबेट थी, इंग्लिश रखी जाए या वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को रखा जाए। व्हाट शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। देखिए, ये डिबेट भी अपने आप में बहुत यूनिक है। अभी तक ये डिबेट सिर्फ यहीं तक सीमित है कि फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रखा जाए। इंग्लिश भाषा में लोगों को पढ़ाया लिखाया जाए, लिटरेचर इंडियन हो सकता है, साइंसेज इंडियन हो सकती है, बात लैंग्वेज की हो रही है कि इंडियन लिटरेचर ही सही, इंडियन साइंस ही सही, किस लैंग्वेज में पढ़ाई जाए, इंग्लिश लैंग्वेज में या भारत की वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में। अब मुद्दा यहाँ पर यह है कि ये डिबेट फंसी रही इस दौर में, ओरिएंटलिस्टों का प्रभाव ज़्यादा मजबूत है, मैंने आपको बताया। लेकिन ये परिस्थितियाँ बदलेंगी, और बदलेंगी विलियम बेंटिक के आने से। विलियम बेंटिक अपने आप में यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करने वाले पर्सनैलिटीज़ थे, और 1828-29 का दौर इनके दौर के तौर पर माना जाता है। इनके आने से और फिर इन्हीं के दौर में टी.बी. मकॉले आएंगे, थॉमस बबिंगटन मकॉले, एक लॉ मेंबर के तौर पर, वाइसरॉय की काउंसिल में लॉ मेंबर के तौर पर वो इंड्यूस होंगे। उनके आने से चीज़ें पूरी तरह से परिवर्तित हो गई। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के ऊपर जो कमेटी बनाई गई उसके थॉमस बबिंगटन मकॉले उसके चेयरमैन भी थे। तो फाइनली 1835 का वो दौर है जब ब्रिटिशर्स ने ये क्लियर कर दिया कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा। तो डिसाइड हुआ कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश रहेगा। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा खेल रहा, खेल जिसने भारत समाज को बदल दिया। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश रहेगा, ये एक अलग बात है। बात इस बात पर डिबेट थी कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या हो, इंग्लिश या वर्नाकुलर लैंग्वेज। यहाँ पर जब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात की गई कि इंग्लिश, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यह भी तय कर लिया गया इसी चीज़ के साथ कि इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश सोसाइटी, इंग्लिश फ़िलॉसफी, इंग्लिश सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ही लोगों को बताया पढ़ाया जाएगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना आपको बहुत ज़रूरी है, उन तथ्यों से लोगों को अवगत कराया जाने लगा, उन चीज़ों को के बारे में लोगों को पढ़ाया जाने लगा जिससे भारतीय ब्रिटिश मोरालिटी, ब्रिटिश एथिक्स, ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस, ब्रिटिश रूल ऑफ लॉ, ब्रिटिश कस्टम कल्चर मैनर को समझे, जाने और अपने अंदर उन्हें आत्मसात कर लें और एक वैसा ही मॉरल आइडियल समाज बन जाए जैसा कि ब्रिटेन में है, जो कि ब्रिटिश क्राउन के प्रति पूरी स्वामी भक्ति रखता है। लेकिन मॉडर्न साइंसेस से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न डेवलपमेंट से डेलिबरेटली भारत को दूर रखा गया। तो पहला तो यहाँ पर जो एक इम्पैक्ट आया वो ये कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन डिसाइड करना था, लेकिन हमने सिलेबस ऑफ इंस्ट्रक्शन भी डिसाइड कर दिया। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तो इंग्लिश तय हुआ ही हुआ, पढ़ाना क्या है ये भी तय हो गया, और उसकी लीनिंग वेस्टर्न हो गई, एंग्लिसिस्ट हो गई, ओरिएंटलिस्ट ख़त्म हुए। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर यह है कि जब वेस्टर्न एजुकेशन की बात आ रही थी तो जो राजा राम मोहन रॉय हैं और उस समय के अग्रणी जो पायनियर थे रेनेसेंस के, उनकी जो मांग थी कि वेस्टर्न साइंसेस, वेस्टर्न मॉडर्न थिंकिंग के बारे में भारतीयों को पढ़ाया जाए, इन्हें बहुत ही इंडस्ट्रियस बनाया जाए, आगे की ओर ले जाया जाए, इस चीज़ से
वंचित रखा जा रहा था, उस लेवल पर खर्चा नहीं किया जा रहा था इस क्षेत्र में। और वो जो फंड्स थे और वो जो टीचिंग थी वो ज़्यादातर भारतीयों को एक बेटर सब्जेक्ट बनाने में, एक अच्छी प्रजा बनाने में खर्च किया जा रहा था, ना कि उन्हें डेवलपमेंट के रास्ते पर ला करके इतना इंडिपेंडेंट करने की ओर खर्च किया जा रहा था। इतना इंडिपेंडेंट नहीं करना चाहते थे कि वो ब्रिटिश समाज को ही, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो रिप्रेसिव एक्ट हैं उनको ही क्वेश्चन करना शुरू कर दें। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको समझना जरूरी था। भारतीय लोगों को एक अच्छी प्रजा बनाने के लिए शिक्षा तंत्र स्थापित भारत में कर रहा है ब्रिटेन। भारतीय लोगों से सबॉर्डिनेट जॉब्स के लिए कैडर चाहिए, भारतीयों को कोवेनेंटेड सर्विसेज में नहीं आने देना, अच्छी नौकरियों में नहीं आने देना, भारतीयों को एक अच्छे बाज़ार के तौर पर विकसित करना है। ऐसा वेस्टर्न इंडस्ट्रियलिस्ट मानते हैं कि भारतीय एक अच्छे बाज़ार का रोल प्ले कर सकते हैं। हमें यहाँ पर एक ऐसा वर्ग पैदा करना है जो ऐसे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस डेवलप कर ले जो ब्रिटिश गुड्स, ब्रिटिश आर्टिकल्स से ही सेटिस्फाई हों। भारतीयों का प्रोसेलिटाइजेशन हो जाए और वो ब्रिटिश रूल को एक लेजिटिमेट रूल की तरह एक्सेप्ट करें, या मान करके कि ये एक मॉरल रूल है, ये हमारी डेस्टिनी थी कि हमें, हमारी डेस्टिनेशन है कि हमें यहीं तक पहुंचना था, इस रूल तक पहुंचना था और ये हमारा भाग्य है, हमारी डेस्टिनी है कि हमें ईश्वर से ये प्राप्त हुआ। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो कुल मिलाकर के ये उस समय की शुरुआत की गई एजुकेशन सिस्टम का उद्देश्य था। ये यहाँ से प्रमाणित होता है कि यह बात तो अपने आप में ही अनोखी थी कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ है 1813 में, जिसमें फंड्स दिए जा रहे हैं। हालांकि ब्रिटेन में भी उस समय में ये नहीं था, लेकिन यह बात अपने आप में प्रमाणित है कि इसका उद्देश्य ब्रिटिश वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व करना ही था। वो यहाँ से प्रमाणित होता है कि ब्रिटिशर्स ने मास एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्रिटिशर्स का मानना उस समय में ये था कि हमें एक ऐसे वर्ग को यहाँ पर भारत में शिक्षित करना है जो वर्ग आगे जा कर के मासेस को शिक्षित कर देगा। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स का उद्देश्य ये था कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर एजुकेशन को प्रोवाइड करेंगे। एक सेक्शन, एक ग्रुप ऑफ पीपल, उस सेक्शन को एजुकेशन दी जाएगी इंग्लिश लैंग्वेज में, और ये सेक्शन आगे मासेस को एजुकेट करेगा। ये सेक्शन न्यूक्लियस की तरह काम करेगा। वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में ये सेक्शन लोगों को पढ़ा देगा। यानी कि मैं किसी बच्चे को इंग्लिश में कोई लेसन टीच करता हूँ, मान लीजिए वो बच्चा मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है, किसी भाषा से इस तरह से आता है, वो जा करके अपने सभी साथियों जिनको इंग्लिश नहीं आती उन सबको वही सबक पंजाबी, गुजराती, मराठी किसी भी भाषा में पढ़ा देगा। तो हमने सिर्फ एक को पढ़ाया, उसने बाकियों को भी पढ़ा दिया। हमने एक सेक्शन को ट्रेंड किया, उसको एजुकेट किया। ऐसा ब्रिटिशर्स का उस समय का उद्देश्य था। अब मुद्दा यहाँ पर क्या आ गया? ब्रिटिशर्स यहाँ पे क्या चाहते थे? मासेस को नहीं पढ़ा करके ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट को सर्व कर रही थी, यानी कि खर्चा नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो भारत में मुनाफा कमाने आए थे। और अगर मासेस की एजुकेशन करने लगते तो भारत का ही एक्सप्लॉयटेशन करके जो धन वो एकत्रित कर रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीयों की शिक्षा में खर्च हो जाता। जब वो एक सेक्शन को पढ़ाएंगे तो जिन्हें हम एजुकेटेड मिडिल क्लासेस मानते हैं या एजुकेटेड एलीट क्लासेस मानते हैं, ये जो एलीट क्लास का जन्म होगा, ये एलीट क्लास ब्रिटिशर्स के बारे में बेहतर जानेगी, समझेगी, ब्रिटिशर्स के साथ जुड़ेगी और ब्रिटिशर्स के द्वारा दी जा रही इस लिबरल एजुकेशन को एज इट इज़ वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में इंटरप्रेट करके लोगों तक लेकर के जाएगी। इससे ये सेक्शन ब्रिटिशर्स के प्रति लॉयल पैदा हो जाएगा और ऐसे में आने वाले समय में कल भी यदि मासेस के लेवल पर कोई किसी तरह का डिसेंट है, किसी तरह का कोई कन्फ्रंटेशन या फिर कोई अपराइजिंग होने की परिस्थिति होगी, तो ये एलीट मिडिल क्लासेस जिनका एक होल्ड होगा मासेस पे, ये अंग्रेज़ों के साथ आकर के खड़े होंगे। तो फ्यूचर सिक्योरिटी एक बुलवार्क के तौर पर एक सेक्शन अपने साथ खड़ा करने का काम कर रहे हैं ब्रिटिशर्स। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगला इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ से ये उभर करके आया कि ब्रिटिशर्स ने उस सेक्शन को चुना जिस सेक्शन को इंग्लिश एजुकेशन इम्पार्ट करना ईजी था, जिस सेक्शन को वेस्टर्न साइंसेज, वेस्टर्न लिबरल फिलॉसफी, पॉलिटी, कल्चर सिस्टम पढ़ाने ज़्यादा ईजी थे। उसका रीज़न ये था कि ये सेक्शन वही था जो सेक्शन पहले से ही ठीक ठाक घरों से आता है, पहले से ही इनका कंट्रोल है इंडिया के ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। ये पहले से ही अग्रणी रहते हैं, अगली पंक्ति में रहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये जल्दी
अडेप्ट हो जाएंगे ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन के साथ, तो ब्रिटिशर्स ने इनको एजुकेट किया। यहीं से एक स्ट्रॉन्ग डिफरेंस क्रिएट हुआ इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में और इंडिया की सोसाइटी में। जो पहले से एडवांटेजियस था उसे एजुकेट करना शुरू कर दिया, वो ऑलरेडी एडवांटेजियस सेक्शन था सोसाइटी का, वो फर्दर एजुकेट जब हुआ तो जितनी भी मॉडर्न पीरियड की अपॉर्चुनिटीज़ थी ये सेक्शन और इनके आगे आने वाले समय में ऑफ स्प्रिंग्स उन अपॉर्चुनिटीज़ को, चाहे वो पॉलिटिकल थी, चाहे इकोनॉमिक थी, चाहे कल्चरल थी या सोशल थी, उन अपॉर्चुनिटीज़ को अपने लिए एक्सप्लॉइट कर गए। और जो एक सेक्शन डिसएडवांटेजियस रह गया एजुकेशन के क्षेत्र में वो पिछड़ता ही चला गया, क्योंकि उस मॉडर्न फील्ड में, उस मॉडर्न वर्ल्ड में इनके लिए कोई जगह नहीं बन पाई। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इसे हमें मानना है। बहरहाल एक सेक्शन क्रिएट किया गया, एलीट सेक्शन, द एजुकेटेड मिडिल क्लासेस। अब मुद्दा यहाँ पर इस बात की डिबेट का सदा ही चलता रहा कि एजुकेशन किस तरह की, किन क्लासेस तक और कितने लोगों तक। अब इसमें एजुकेशन किस तरह की, तो ये माना गया कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो है उसे एक पॉइंट के बाद ब्रिटिशर्स ने शुरुआती तौर में इंग्लिश लैंग्वेज को माना एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, लेकिन फिर इस बात को स्वीकार किया गया कि मासेस तक यदि एजुकेशन लेकर के जानी है, जो कि 1850s तक रिक्वायरमेंट ही हो चुकी थी ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो एक रिक्वायरमेंट बन चुकी थी क्योंकि बड़े लेवल पर ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंडिया में आने शुरू हो चुके थे और इंडियन मासेस अगर एजुकेट होंगे ब्रिटिश सिस्टम में तभी वो उन गुड्स के लिए एक प्रेफरेंस शो करेंगे, इंडियन मार्केट ब्रॉड होगी ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए। और दूसरी बात, बड़े स्तर पर उन्हें भारतीय चाहिए थे ब्रिटिश सेवाओं में काम करने के लिए, और बड़े स्तर पर भारतीय ब्रिटिशर्स के प्रति एक प्रजा के तौर पर देखें और उन्हें स्वीकार करें एक राजा के तौर पर। इसके लिए भी उन लोगों को ब्रिटिश परंपरा से अवगत कराना जरूरी था। तो इसके लिए अब माना ये जाने लगा 1850s के अराउंड 1854 आपको पता है वुड्स डिस्पैच आता है, उस दौरान ये माना जाने लगा था कि अब हमें जो भी है एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम है वो वर्नैकुलर कॉन्टेक्स्ट में हो, लेकिन जो सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम है और जो फिर उसके बाद हायर एजुकेशन है वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो और वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम वर्नैकुलर हो, साइंस और टेक्नोलॉजी का उसमें कोई उपयोग ना हो। जो सेकेंडरी और हायर एजुकेशन सिस्टम है वो इंग्लिश हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को उसमें प्रेफरेंस दी जाए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो वोकेशनल कोर्सेज़ की बात वहाँ पर की जाती थी। एजुकेशन पॉलिसीज़ में हमने डिटेल पर इस पर चर्चा की है कि उसे किस तरह से डिवाइड किया जाता था प्रोफेशनल और अदर मैनर में। अब मुद्दा यहाँ पर यह आ जाता है कि दो सिस्टम एग्जिस्ट कर गए एजुकेशन के अंदर, ड्यूअलिज्म आ गया। ड्यूअलिज्म ये है कि एक बच्चे की लाइफ में एक दौर आएगा जो इंग्लिश एजुकेशन का होगा, तो एक सेक्शन हायर एजुकेशन का हो गया, एक सेक्शन लोअर एजुकेशन का हो गया। हायर एजुकेशन इंग्लिश रिलेटेड है, साइंस रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, प्रोफेशनलिज्म रिलेटेड है। लोअर एजुकेशन वर्नैकुलर रिलेटेड है और वो उसमें आप अपने कस्टम, कल्चर, मैनर, इन चीज़ों को जानते हैं। हायर एजुकेशन जो उस समय में हुआ करती थी, उस हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश एजुकेशन और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी अवेलेबल है, लेकिन जब आप लोअर एजुकेशन की तरफ आते हैं तो इसका बड़े स्तर पर निगेशन होने लगा, इसको अवॉइड किया जाने लगा। एक समय ऐसे भी आया 1882 के अराउंड जब इसे लोकल गवर्नमेंट्स को दे दिया गया। उन लोकल गवर्नमेंट्स में इंडियन मोस्टली आया करते थे जब सिस्टम एग्जिस्ट कर गया कंट्री के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का रूरल एरिया में और अर्बन एरियाज़ में। और लॉर्ड रिपन आपको पता है फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट माने गए हैं इंडिया के अंदर। तो क्योंकि ब्रिटिशर्स इतना बड़ा खर्चा वहन नहीं करना चाहते थे मासेस को एजुकेट करने का, इसलिए उन्होंने थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म किया, दैट इज़ लोकल गवर्नमेंट। और जो भी जिम्मेदारियों के काम थे वो सारे उस लोकल गवर्नमेंट को दे दिए, लेकिन जो फंड्स के रिसोर्सेज थे वो उन्हें एलोकेट नहीं किए। तो अंग्रेज़ों ने हर तरह से यह मुमकिन प्रयास किया कि किस तरह से मास एजुकेशन से हम बचें, किस तरह से वो मास एजुकेशन भारतीयों की जिम्मेदारी पर ही रहे, कभी एलीट एजुकेशन क्लास के माध्यम से, कभी लोकल गवर्नमेंट के माध्यम से, और किस तरह से नींव को कमज़ोर रखा गया। एलिमेंट्री एजुकेशन के क्षेत्र में वर्नैकुलर को प्रेफरेंस दे दी गई, लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह आ जाता था कि मॉडर्न साइंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न कंसेप्ट उस वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में अभी
जो वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में अभी अडेप्ट नहीं हो सकते थे। उसके लिए शोध की ज़रूरत थी, रिसर्च की ज़रूरत थी, और उसके लिए ब्रिटिशर्स खर्चा नहीं देते थे। लेकिन हायर एजुकेशन के क्षेत्र में देखें तो सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स हायर एजुकेशन में आ रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज की मदद से।